नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। हम लोग आज अकाउंटिंग का बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग कॉमर्स लिए हैं, आप लोग सब लोग 11th क्लास में, और 11th क्लास में कॉमर्स के अंदर आपके मेनली 3 सब्जेक्ट हैं, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। अकाउंट्स का मैं एक पहले लेक्चर ले चुका हूँ और उसमें आप इसी चैनल पे जाकर देखेंगे, मेरे नाम सर्च करके देख लीजिएगा। वहां पे एक और अकाउंटिंग का लेक्चर है जो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग नाम से लिया था। उसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था, अकाउंटिंग का बेसिक मतलब देखा था, बेसिक टर्म्स ने बेसिक मतलब देखा था कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से काम किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो सब चीजें हमने उस चैप्टर में डिस्कस की थी। आज उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो पहला वाला लेक्चर देख लें, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि आपने वो लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है। तो हम वो प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे। और अकाउंटिंग के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे हर एक सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, आपको उस टर्मिनोलॉजी को यूज करना पड़ता है और हमें पता नहीं रहता मतलब क्या है, उन वर्ड्स का स्पेसिफिक मतलब क्या है। लॉ के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स मिलेंगे आपको, बिजनेस के अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स मिलेंगे, फिजिक्स के अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स मिलेंगे, केमिस्ट्री के अंदर कुछ वर्ड्स मिलेंगे, वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर भी आपके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। तो बस हम उन्हीं वर्ड्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंटिंग के अंदर आपके बेसिकली कौन कौन से टर्म्स यूज होने वाली हैं, उन्हीं बेसिक टर्म्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना लेक्चर, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी से। तो ये देखिए, तो आज आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोर्स इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग की आज हम बेसिक टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, हमने पहले मैं आपको बता देता तो 2 मिनट के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया था। उससे पहले ये मैं कुछ मेरे बारे में मैं क्या करता हूं, आप थोड़ा जो लोग पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं, थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम भारत अनुरागी, मैंने MBA, MCOM, B.Ed, B.Com, PGDC किया हुआ है। ये सारी डिग्रीज मैंने कंप्लीट करके रखी हुई हैं और साथ में मैंने 4 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, 4 साल से मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, साथ में UGC नेट की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। और ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक है, ध्यान से देख लीजिए, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक दी गई है। अगर आप इस लिंक पर विजिट करेंगे तो आपको मेरे जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पे मैंने बनाए हुए हैं वो सब आपको वहां पे मिल जाएंगे। वहां पे अनअकैडमी के लाइव कोर्सेज मेरे, वहां पे प्लस कोर्सेज, स्पेशल कोर्सेज, फ्री कोर्सेज सारे के सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रोफाइल लिंक को आप नोट डाउन कर सकते हो, वहां पे विजिट करके चेक कर सकते हैं मेरे कौन कौन से कोर्सेज वहां पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हर बार जब भी मैं कोई लेक्चर लेता हूँ उससे पहले मैं अनअकैडमी का थीम सॉन्ग बताता हूँ। मेरा ये सॉन्ग बिल्कुल फेवरेट है, मेरे को ये सॉन्ग इतना अच्छा लगता है कि हर बार लेक्चर से पहले मैं प्ले कर देता हूँ। आप लोगों के साथ ये टीचिंग का कौन सा तरीका, बेटा मेरा यही तरीका, मैं नया तरीके से पढ़ाता हूँ। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये बात परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रख ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तो ये अनअकैडमी का थीम सॉन्ग है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लास्ट में एंड करेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेरी प्रोफाइल के बारे में मैं थोड़ा आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अनअकैडमी में मेरे लाइव कोर्सेज चल रहे हैं, वहां पे मैं बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट तीनों के लाइव कोर्सेज ले रहा हूँ, और भी वहां पे बहुत सारे एजुकेटर है जो कॉमर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप अनअकैडमी के लाइव प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, वहां पे 1 महीने को ज्वाइन करने की जो फीस है वो है 2500 रुपीज। लेकिन फिलहाल बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है सबके लिए। तो ये आपको पूरा पैक सिर्फ कितने में मिल जाएगा, 99 रुपीज में। सभी सब्जेक्ट 11th क्लास को सभी टीचर्स जितने भी एजुकेटर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं सबके कोर्सेज आप एनरोल कर पाओगे वहां पे ओनली विद 99 रुपीज। तो यहाँ पे बस आपको करना क्या है, सिर्फ ये कोड यूज करना है। ये कोड है मेरा बी अनुरागी 10, इस बी अनुरागी 10 कोड को यूज करना है और आपको कोर्स पूरा मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपीज में। 99 बल्कि पूरा 2400 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर आगे आप लोग क्लासेस वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ मैंने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया था। 2 मिनट में मैं कंप्लीट करूंगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की थी, मैं जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि आप नीचे इसी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे देखिएगा, इसी चैनल में मेरी एक वीडियो और डली हुई है अकाउंटेंसी की।
उस वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया था उसमें 2 मिनट में मैं बता देता हूँ, फिर हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने उस दिन देखा था 11th क्लास में कॉमर्स के अंदर आपको ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बिजनेस पढ़ना है, बिजनेस के बाद इकोनॉमिक्स पढ़नी है और इकोनॉमिक्स के बाद आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है। तो अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए हम लोगों ने सिंपल मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी देखा था कि बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर होती हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जब हम बिजनेस के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स पर गए थे हम लोग। हमने अकाउंटिंग की हिस्ट्री देखी थी कि कहां से अकाउंटिंग आया, लूसा पास्कल 1494 में अकाउंटिंग, इंडिया में अकाउंटिंग कब से आई, ये सब हम उस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा था कि अकाउंटिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, वेरीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को करना पड़ता है टू इंटरेस्टेड यूजर्स। ये सारे काम हमें अकाउंटिंग के अंदर करने पड़ते हैं। जितने भी ये मैंने प्रोसेस आपको बताए, ये सब काम हमें अकाउंटिंग के अंदर करने पड़ते हैं। यहाँ पे एक एक करके मैंने इन सभी वर्ड्स को वहां पे डिस्कस किया था। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा था मेजरिंग का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा था रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, फिर हमने क्लासिफाइंग का मतलब देखा था, क्लासिफाइंग के बाद वेरीफाइंग का मतलब देखा था, वेरीफाइंग के बाद हम लोगों ने समराइजिंग का मतलब देखा था, और समराइजिंग के बाद इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग का भी मतलब देख लिया था, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का भी मतलब देखा था वहां पे लास्ट क्लास के अंदर, और इंटरेस्टेड यूजर्स भी देखे थे किस तरह के होते हैं। तो हमने कंप्लीट डेफिनेशन अकाउंटिंग की फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली है। तो आज उसके बाद प्रोसेस इन अकाउंटिंग में हमने इसी चीज को अकाउंटिंग के अंदर, मीनिंग के अंदर, अगर ये जो मैंने वेरीफाइंग जैसा मैंने जो डेफिनेशन बताई, इसमें मैंने सिर्फ बेसिक मतलब बताया था, और अकाउंटिंग के अंदर उन चीजों को क्या नाम दिया जाता है वो मैंने यहाँ पे बताया था। और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, 4 तरह की ब्रांचेस होते हैं अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। और आप लोग जो पढ़ने वाले हो 11th क्लास और 12th क्लास में, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम लोग देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है जो पीछे क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। इसलिए मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैंने पीछे जो क्लास ली थी उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आपको आगे क्लास समझ में तो आ जाएगी। मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट को कोशिश करूंगा कि पढ़ाने की, लेकिन मेरा एडवाइस ये रहेगा इस लेक्चर को देखने से पहले वो वाला लेक्चर भी आप एक बार देख लें, या फिर इस लेक्चर के बाद वो वाला लेक्चर देख लें, तो आपको काफी हद तक बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। इससे अगर दोनों लेक्चर एक साथ देखोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिल जाएगा। वैसे एक लेक्चर में देख के आपको ये समझ में आने वाला है, ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के। मैं आपको आज अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में ही लेक्चर के, हम लोग आज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग देखने वाले हैं। अकाउंटिंग के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज की जाती है, उस टर्मिनोलॉजी को मैं आज डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, आप बोलोगे सर इतने सारे वर्ड्स को आज डिस्कस करेंगे। जी बेटा, आज इन सब वर्ड्स का मतलब देखेंगे, क्योंकि ये पूरे वर्ड्स के ही ऊपर पूरी अकाउंटिंग है। पूरे अकाउंटिंग के अंदर इन वर्ड्स को यूज किया जाएगा, और आप बोलोगे सर इनका मतलब बता दो। पहले जब भी टीचर को पढ़ाएगा आपको उससे वो मतलब पूछना पड़ेगा, सर इस वर्ड का मतलब बताइए। यहाँ पे हम मतलब पहले ही क्लियर कर लेते हैं। इसको हम लोग थ्योरी के भी कवर करते हैं अकाउंटिंग की। जैसे आप लोग देखेंगे आपकी बुक के अंदर स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स थ्योरी के हैं, तो उसी थ्योरी के ही ये पार्ट है। तो आपको 2 चीजें एक साथ कवर हो रही है, तो आपको फ्यूचर की टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है, और साथ में आपका थ्योरी पोर्शन जो अकाउंटिंग का है वो भी कवर हो रहा है। यहाँ पे आज मैं पहली टर्म जो मैं लेके जा रहा हूँ वो आ रहा है प्रोपराइटर। आप लोग शायद जानते होंगे प्रोपराइटर कौन होता है। गैस कर लीजिए एक बार प्रोपराइटर कौन होता है, 1 मिनट थॉट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए एक बार रीड करिए। Proprietor is an individual who owns a business establishment or sole proprietorship. This person has legal use of assets and their operation. नहीं समझ में आया, डेफिनेशन बहुत मुश्किल में समझ में आती है, टीचर ने समझा। ये व्यक्ति हमारे कौन है, प्रोपराइटर है। आप बोलोगे ऐसा व्यक्ति प्रोपराइटर? जी व्यक्ति प्रोपराइटर वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस का मालिक होता है। आम भाषा में जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस के ऊपर जिसका अधिकार होता है, कानूनी रूप से बिजनेस के ऊपर जिस व्यक्ति का अधिकार होता है, उस व्यक्ति को हम लोग प्रोपराइटर बोलते हैं, या फिर आम भाषा में जिसको आप लोग बोलते हैं ऑनर। द ऑनर ऑफ बिजनेस इज नोन एज प्रोपराइटर। यहाँ पे उस व्यक्ति के पास बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। बिजनेस के अंदर जितनी भी हमारे पास चीजें हैं उन सभी चीजों को इस्तेमाल करने का, उन सबको यूज करने का अधिकार जिस व्यक्ति के पास होता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर बोलते हैं। होप आपको क्लियर हो चुका होगा प्रोपराइटर कौन होता है। वो व्यक्ति जो बिजनेस का मालिक है, जिसके पास पूरे अधिकार है बिजनेस के सभी एसेट्स को इस्तेमाल करने का, बिजनेस के सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की ऑब्लिगेशन भी उसके पास होगी। मतलब कि बिजनेस के जितने भी कर्जे होंगे उसको पे करने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होगी। उसी व्यक्ति को हम लोग सोल प्रोपराइटर बोलते हैं। अब सोल प्रोपराइटर को, पार्टनरशिप को,
कंपनी को, जिस सब चीजों को आप बिजनेस के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर कवर करोगे डिटेल में। फिलहाल मैं आपको हमेशा बता दिया, बिजनेस का मालिक बिजनेस का प्रोपराइटर माना जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप पूछेगा व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, बोला सर ट्रांजेक्शन का मतलब, पहले मैं बिजनेस और ट्रांजेक्शन दोनों को अलग समझो। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन होना, जो भी लेन देन किए जाते हैं वो सारी आपकी क्या कहलाती है, ट्रांजेक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आपका एक दोस्त है, उस दोस्त ने आपसे 50 रुपए उधार ले लिए और बाद में कुछ दिन बाद उसने आपको 50 रुपए वापस भी कर दिए, ये भी तो एक ट्रांजेक्शन हुई। तो ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है। घर में आपके घर में राशन नहीं था, आप बाजार गए, सब्जियां राशन सब कुछ लेकर आ गए, वहां पे पैसा दे के वहां से सामान लेकर आ गए, एक तरफ पैसा दिया आपने, दूसरी तरफ गुड्स लेकर आ गए, तो वो भी तो आपने ट्रांजेक्शन किया, वो था आपका पर्सनल ट्रांजेक्शन। लेकिन ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे लेन देन होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिजनेस के अंदर हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम बिजनेस का लेन देन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वो मशीन मेरे लिए क्या हो जाएगी, बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो जाएगी। वैसे मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदे 50,000 रुपए के, अब मैंने उसके बदले पैसा दिया, वहां से मेरे पास गुड्स आ गए, रॉ मटेरियल खरीदा मैंने उस मशीन में डालने के लिए, तो वो भी मेरा क्या हो गया, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी। वैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने जो मशीन दी थी उससे मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, मान लीजिए उससे मैंने बिस्किट्स मैन्युफैक्चर किया, वो बिस्किट्स मैंने मार्केट में बेचे और वहां से मेरे पास पैसा आया, तो वो भी क्या हो गई, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। तो मतलब कि वो सभी लेन देन जो बिजनेस के अंदर किए जाते हैं, बिजनेस के पर्पज से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जाएंगे बिजनेस के पर्पज से, वो सभी लेन देनों को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन दी गई है बिजनेस ट्रांजेक्शन की। ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन एक्टिविटी और इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी and which affect the financial position or operation of the business entity। यहाँ पे बात की जा रही है बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस वो सभी एक्टिविटीज या इवेंट्स होते हैं, वो सारी एक्टिविटीज मान लीजिए, वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम पैसे में नाप सके, जिसको मनी में नापा जा सके। किसी ने आपको, कोई आया आपके पास, वो आपको ढेर सारी बधाइयां देके चला गया, तो वो क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिजनेस में ही आया, वो आप दुकान पे बैठे हुए थे, दुकान पे बैठे बैठे वो व्यक्ति आया, बोला भाई साहब आपकी दुकान चल पड़ी, आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां, माय वेल विशेस इज विद यू, मेरी बहुत अच्छी बधाइयां आपके साथ हैं। तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई? ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुई, क्योंकि इसको हम लोग पैसे में नहीं नाप सकते हैं। जो भी लेन देन बिजनेस के अंदर होता है, जिसको मनी के अंदर नापा जा सके, इसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू हो, वो फाइनेंशियल वैल्यू की वजह से बिजनेस के ऑपरेशंस पे इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस की पोजीशन पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। बिजनेस का कैश जहां तो कम होगा, जहां कैश जाएगा, बिजनेस के पास जहां तो कोई एसेट जाएंगी, कोई ना कोई गुड्स जाएंगे, तो कोई ना कोई गुड्स आएंगे, कोई ना कोई सामान जाएगा बिजनेस से, कोई ना कोई सामान आएगा, कुछ ना कुछ पैसा जाएगा, या कुछ ना कुछ पैसा आएगा। वो सारी चीजें, जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं जो बिजनेस से जुड़ी हुई होती है, जिस ट्रांजेक्शन को हम लोग पैसे में नाप सकते हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज इफेक्ट एनी ऑफ द अकाउंटिंग एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं अकाउंटिंग के, फिलहाल आपको पता नहीं होंगे इन 5 एलिमेंट्स के बारे में। एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, कैपिटल होती है, इनकम होती है और एक्सपेंसेस होते हैं। मैं आपको एक एक करके आज ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, इन सब पे असर पड़ता है। मान लीजिए कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर बिजनेस की ट्रांजेक्शन का असर पड़ता है। ये देखिए, एक तरफ से हम कोई सामान लेंगे, कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ पैसा देंगे, और दूसरी तरफ से हमारे पास कैश आएगा या कैश जाएगा। सामान लेंगे तो कैश जाएगा, सामान देंगे तो कैश आएगा। ये सब चीजें किसके अंदर होंगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर की जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, 2 टर्म्स हैं। फिर से मैं अब कुछ टर्म्स में अकेले करके डिस्कस करूंगा, कुछ टर्म्स में दो करके डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैंने दोनों ही वर्ड्स को ले लिया, एक तरफ कैपिटल ले ली मैंने, एक तरफ ड्राइंग ले ली। अब आप बोलोगे सर कैपिटल हमें पता है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। बेटा मैं वो वाली कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो राजधानी वाली कैपिटल है। बिजनेस में कैपिटल का मतलब कुछ अलग होता है। बोले सर इतने बेवकूफ हम भी नहीं है, कितना बेवकूफ समझते हो। मैं समझ नहीं रहा था, मैं बस आपको मजाक कर रहा था। 1 मिनट में बताता हूँ, फिर पानी पी लो 2 मिनट। चलिए कैपिटल को ले लीजिए। कैपिटल वो पैसा होता है, कौन सा पैसा, वो पैसा होता है, वो पैसा जो मालिक ने बिजनेस में लगाया है। बिजनेस के प्रोपराइटर ने बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाया होगा, उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ऑनर, वो कोई भी अमाउंट अगर ऑनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। आम भाषा में आप लोग इसको बोलते हो पूंजी। पूंजी बोलते हैं ना,
यार धंधा करना है लेकिन पूंजी नहीं है लगाने के लिए, बिजनेस करना है लेकिन कैपिटल नहीं लगाने के लिए, इसको यही बोलते हैं बिजनेस करना है लेकिन पूंजी नहीं है, कहां से इकट्ठा करें। आप लोगों ने सुना होगा बिजनेस करने के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसा कहां से आएगा, वही पूंजी कहां से आएगी, बस उसी पूंजी को हम लोग किसका नाम देते हैं, कैपिटल का नाम यहाँ पे दिया जाता है। तो कैपिटल जनरली मॉनेटरी टर्म्स में होती है, फाइनेंशियल नेचर की होती है। आप इसको कैश में ही ज्यादातर देखोगे कि बिजनेस में मालिक ने कुछ पैसा लगाया है मनी फॉर्म में, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होगा। ऑनर के द्वारा कोई भी सामान अगर बिजनेस में लगाया गया है वो सब बिजनेस की कैपिटल मानी जाती है। एग्जाम्पल लेके मैं चलूं तो मान लीजिए एक मालिक है जिसने अपने घर की तिजोरी से 50,000 रुपए निकाल के बिजनेस में लगा दिए, तो वो बिजनेस की कैपिटल हो गई। लेकिन उसने देखा घर में फर्नीचर पड़ा हुआ है और वो फर्नीचर घर में ज्यादा यूज करनी है, ऑफिस के अंदर भी फर्नीचर लेना पड़ेगा, तो उसने घर का फर्नीचर बिजनेस के ऑफिस के फर्नीचर की तरह यूज कर लिया। घर का फर्नीचर को बिजनेस के ऑफिस में ले गया, वहां पे फर्नीचर को यूज करने लगा, तो वो उस फर्नीचर की कोई ना कोई कीमत तो होगी ना, तो उस फर्नीचर को भी कैपिटल के अंदर डिनोट किया जाएगा। वहीं पे मालिक की कोई मान लीजिए एक कार थी घर की, और उस कार को वो घर पे पर्सनली यूज करता था, लेकिन अब उसको लग रहा कि बिजनेस में डिलीवरीज करने के लिए इन कार की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने उस कार को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, बस बिजनेस में लगा दिया, तो उस कार की जो भी कीमत होगी उसको भी हम लोग कैपिटल में डिनोट करेंगे। तो मालिक बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, ऑनर के द्वारा बिजनेस के अंदर किसी भी तरह का कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको हम लोग किसका नाम देंगे, उसको हम लोग कैपिटल का नाम देंगे। तो आपको कैपिटल का मतलब भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखिए अब मैं कैपिटल को बताने वाला हूँ। कैपिटल इज अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत बड़ा अमाउंट होता है विच यू सी टू स्टार्ट ए बिजनेस, जिसको आप लोग यूज करोगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कैपिटल एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा जो ऑनर ने बिजनेस में लगाया होगा, जिसको हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज करेंगे, विच यू कैन इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। जिसको हम लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अरे यार मालिक बेवकूफ थोड़ी है यार, वो बिजनेसमैन है यार, वो बेवकूफ नहीं है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया तो कोई ना कोई मोटिव तो होगा यार। उसको माता रानी थोड़ी सपने में आई थी रात में कि बेटा मैं वरदान देती हूँ तुम्हें, तुम बिजनेस में पैसा लगा दो, अपना पैसा सारा वहां पे रख दो, तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। हर मालिक बिजनेस का ऑनर जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, उस पैसे से और ज्यादा पैसा कमाना। मनी थोड़ी सी है, इस थोड़ी सी मनी से बहुत सारा पैसा कमाना, यही ऑब्जेक्टिव होता है किसका, मनी को इन्वेस्ट करने का। इसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड विच डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कभी कभी लेते हैं कैपिटल पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स पैसा लगाते हैं तो वो कैपिटल पे इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जनरली उसमें हम अगर आम भाषा में बात बोले तो बिजनेस में जो पैसा लगाया जा रहा है उसमें हम लोगों का कोई इरादा नहीं कि हम उस पर इंटरेस्ट लें। फिलहाल ये देखिए कुछ पैसा लिया और उसको बिजनेस में डाल दिया, तो वो हो गया बिजनेस की कैपिटल। अब दूसरी तरफ ड्राइंग आती है, जस्ट ऑपोजिट है। घर से कोई पैसा बिजनेस में लगाया तो वो कैपिटल है, घर की कोई भी चीज बिजनेस में लगाए तो वो भी कैपिटल है, घर का कोई सामान बिजनेस में लगाया वो भी कैपिटल है, लेकिन बिजनेस का सामान घर में ले आए तो वो उल्टा हो जाता है। बिजनेस में कोई सामान था और वो आप घर पे लेकर आ गए तो वो क्या हो गई, ड्राइंग हो गई। बेटा बिजनेस में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था, लेकिन ऑनर का के साथ क्या होगा कि ऑनर की एनिवर्सरी आ गई बेचारे की, अब उस बेचारे को अपनी वाइफ को कोई नेकलेस वगैरह देना था, उसके पास पैसा तो था नहीं, तो उसने क्या किया, बिजनेस के गल्ले में से 50,000 रुपए निकाले और बढ़िया गिफ्ट घर में वाइफ को दे दिया। ये क्या किया, पैसा कहां से यूज किया, बिजनेस का। किसके लिए यूज किया, बिजनेस के लिए नहीं, घर के लिए, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। तो बिजनेस का कोई भी पैसा अगर ऑनर अपने घर पे ले जाए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस पैसे को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। वो पेंटिंग वाली ड्राइंग मत समझ लेना, यहाँ पे सब लोग बिल्कुल ध्यान से सोच लीजिए। इस वर्ड को बहुत यूज करने वाले, इन वर्ड्स को हम लोग आगे पूरी जिंदगी भर यूज करने वाले। कॉमर्स में पल्ला आपका पहली बार पढ़ रहा है कॉमर्स के साथ, और अब ये जिंदगी भर का नाता जुड़ चुका है। हस्बैंड वाइफ जैसे आपका रिलेशन बन चुका है कॉमर्स के साथ, एक बार जुड़ता है तो जिंदगी भर नहीं छूटने वाला, जिंदगी भर आपको कॉमर्स लेकर साथ में चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ड्राइंग का मतलब वो है कि जो पैसा बिजनेस में था लेकिन ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल कर ले गया। अब वो पैसा भी हो सकता है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकती है। बिजनेस का कोई सामान पर्सनल यूज के लिए ले गया, बिजनेस की गाड़ी अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, बिजनेस का कैश पर्सनल यूज के लिए ले गया। तो बिजनेस का कोई भी सामान अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ड्राइंग बोलेंगे। यहाँ पे देखिए बिजनेस के पैसे से पैसा निकाला और अपने पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर लिया। आगे होगा समझ में। कैपिटल मतलब ऑनर ने पैसा बिजनेस में लगाया, ड्राइंग मतलब बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला। अगली टर्म पे हम लोग आते हैं लाइबिलिटीज। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है, नए नए वर्ड सुना रहे हो आज तो। आप बिल्कुल बेटा, आज मैं बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सुनाने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जो बच्चे पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ये वर्ड्स, कुछ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको आपने सुना होगा लेकिन उनका मतलब आपको पता नहीं होगा। यहाँ पे लाइबिलिटीज का मतलब मैं समझाऊंगा आपको। तो कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन या कोई भी ऐसी जिम्मेदारी पैसा को चुकाने की।
आपके ऊपर कोई कर्जा है उसको हम लोग आम भाषा में लायबिलिटी बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने कोई आपका कोई फ्रेंड था, आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, भगवान न करे आए कभी, और आपने अपने फ्रेंड से 50,000 रुपए उधार ले लिए। उसने बोला ठीक है बेटा दोस्त तुम रख, तो ये मजबूरी है, जब कभी समय आएगा, जब तुम्हें कभी तुम्हारे पास पैसे तो तुम मुझे वापस कर देना, अभी तुम रख, तुम्हारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। तो अब तुम्हें 50,000 रुपए तो मिल गए, तो वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे हो गए। उस बेचारे दोस्त ने तुम्हारे साथ मदद की है, तुम उसके साथ धोखाधड़ी करोगे क्या? उसका पैसा नहीं दोगे वापस? बेचारे उसने इतनी खून पसीने की कमाई थी जो तुम्हें दे दी मदद करने के लिए, अब तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है जब तुम्हारी हालत सही हो जाए कि उसका पैसा वापस कर दो। तो जब तक तुम उस पैसे को वापस नहीं कर देते हो तब तक के लिए वो पैसा तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हारी लायबिलिटी है, जिसको हिंदी में दायित्व कहते हैं। दायित्व आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी जिम्मेदारी है, वो पैसा आपको उसको चुकाना है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस के अंदर पैसा है जो हमें अभी पे करना, हमारी जिम्मेदारी, हमारी ऑब्लिगेशन है कि अभी हमें उसको पे ऑफ करना है। कोई भी ऐसा अमाउंट, कोई भी ऐसी मनी जो हमने किसी से लेके रखा है, जो कोई सामान उधार पे लेके रखा है, उसके बदले हमें कुछ ना कुछ पेमेंट पे ऑफ करना बाकी रह गया है, तो वो सब हमारे लिए क्या मानी जाती है? लायबिलिटी मानी जाती है। यहाँ पे देखिए पर्सनल लायबिलिटीज आपकी कौन कौन सी हो सकती है। आपने कोई जमीन किराए पे लेके रखी है, लीज पे लेके रखी है, कोई कार लोन है आपका, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल है, कोई आपने और कोई लोन लेके रखा है, वो सब चीजें आपको पे करनी है, अभी आपने पे नहीं की है, तो वो सब आपकी लायबिलिटीज है। वैसे बिजनेस के अंदर आपने कोई सर्विस ली है किसी से, उसका पेमेंट करना बाकी है। आपने किसी का कोई गुड्स खरीदे हैं, कोई सामान खरीदा है सामने वाले से कुछ, उसका भी पेमेंट करना बाकी है। आपने किसी को काम पे रखा था, जॉब पे रखा था, लेकिन अभी उसकी सैलरी नहीं दी है, महीना पूरा हो चुका है, उसका काम उसने कर लिया है, उसकी अभी सैलरीज पे ऑफ नहीं की है, तो अभी वो भी आपकी लायबिलिटी है। आपने कहीं पे लोन लेके रखा था, आपने कहीं पे उधारी पे लोन लिया था और उस लोन पे अभी इंटरेस्ट नहीं दिया है, उसका इंटरेस्ट देना बाकी है और वो लोन देना भी बाकी है, तो दोनों ही चीजें आपकी लायबिलिटी है। और कोई भी ऐसा पेमेंट किसी जो आपने उधार लिया था, किसी से कैश नगद लिया था, अब वो कैश देना बाकी है, तो वो भी सब आपकी क्या है? लायबिलिटी है। आपको मतलब समझ में आ गया होगा, कहीं से हमने कोई पैसा किसी भी तरीके से पैसा दे लिया था उधारी पे, या कोई भी सामान लिया था उधारी पे, उसका पेमेंट करना जो हमारा अभी बाकी बचा हुआ है, जो भी पेमेंट करना हमारा अभी बचा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। या फिर वो कर्जा हमारा जो अभी देने के लिए बचा हुआ, उसको हम लोग लायबिलिटी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दो तरह की लायबिलिटीज हैं। देखिए मैं यहाँ पे दो तरह की लायबिलिटीज आपको दिखा रहा हूँ। एक है करंट लायबिलिटीज, आपको दिख रहा होगा, पीछे दिख रहा होगा आपको मेरे, एक करंट लायबिलिटीज है और एक नॉन करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज वो सभी लायबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जिसको आप एक साल के अंदर अंदर रफा दफा कर देते हो, एक साल के अंदर सबको खत्म बेटा, खत्म एकदम खल्लास, मतलब कि उसको आप कभी नहीं पे करना, वो सब आपकी लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मानी जाती है। आप बोलोगे सर मेरे को समझ में नहीं आया, बिजली का बिल आता है क्या 4 साल 5 साल बाद देते हो क्या? बिजली का बिल जितना आता है उसी साल खत्म कर देते हो ना, जाते जाते 2-3 महीने का इकट्ठा दे देते हो, तो एक साल के अंदर पे कर देते हो कि नहीं कर देते हो, तो वो आपका शॉर्ट टर्म हो गया। उसके बाद सैलरीज क्या 4-4 साल तक लटकाए रखते हो, जिस साल की उसी साल पे ऑफ कर देते हैं कि नहीं कर देते, वो भी आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है बेटा बिजनेस के अंदर, जो हम पेमेंट तो करनी पड़ती है और उनका पेमेंट हम एक साल के अंदर अंदर निपटारा कर देते हैं। किसी ने उधारी ली थी 2-4 हजार रुपए की, 5,000 रुपए की, तो उसको 4-6 साल तक थोड़ी खींचेंगे, उसको उसी साल तक निपटा देंगे। तो वो सभी लायबिलिटीज जो हम बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, उनको हम शॉर्ट टर्म के अंदर पे कर देते हैं, वो सब हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बिजनेस के अंदर मानी जाती है। अब आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म कौन सी है? लॉन्ग टर्म समझ में आ रहा है, लंबे समय के लिए, एक साल से ज्यादा के लिए जो भी अपने पैसा उधारी पे लेके रखा जाए, कोई भी ऐसा कर्जा आपका है बिजनेस में जो आप एक साल से ज्यादा लंबे समय के लिए चुकाने वाले हो, उसके बाद चुकाने वाले हो, तो वो सब आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। आप सबको मतलब फिर से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, आपने बैंक से 5 साल के लिए लोन लिया है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। 5 साल में चुकाओगे ना आप, तो वो आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। कहीं भी आपने कोई चीज लीज पे ले रखी है साल के लिए, वो भी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो ये सब आपने मार्केट से डिवेंचर्स इशू किए हैं, अब आपको ये सजेशन समझ में ना आएगा तो मत, सीधी बात है, आपने कोई कर्जा लेके रखा है उसको आप 1 साल से ज्यादा के बाद चुकाने वाले हो, तो वो सब आपकी लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। इसको मैं ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। Liabilities are defined as the company's legal financial debts or obligation that arise due to the course of business operations. बिजनेस के ऑपरेशंस के दौरान बिजनेस के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस पैदा हो जाती हैं, जिसको ऑब्लिगेशंस को उतारना जरूरी होता है। वो कर्जे पैदा हो जाते हैं बिजनेस के ऊपर, जिनको उतारना जरूरी होता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कर्जे पैदा होते हैं उनको करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, और लंबे समय के लिए कर्जे पैदा होते हैं उनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं, जिनको हम करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज का भी नाम देते हैं। होप आपको लायबिलिटीज का मतलब क्लियर हो चुका होगा। अगली चीज आती है आपके सामने यहाँ पे एसेट्स। अरे सर फेवरेट पार्ट एसेट्स, सबको पसंद है, सबको कर्जा किसी को नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी सबको चाहिए। अरे मैंने क्या बोल दिया? आप लोग बोले सर आपने तो बता दिया। हाँ बेटा मैंने बता दिया। एसेट्स का मतलब होता है आपके बिजनेस की प्रॉपर्टीज। एसेट का मतलब होता है आपके बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टीज है आपकी, वो सब आपकी एसेट्स है।
अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा और डिटेल में समझा दिए। बिल्कुल बेटा, मैं तो डिटेल में समझाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। आपके पास घर में क्या क्या है? पहली बात तो आप लेक्चर जो देख पा रहे हो, अगर आप मेरा लेक्चर देख पा रहे हो, जहां तो आपके हाथ में मोबाइल है, जहां आपके हाथ में कंप्यूटर है, जहां आईपैड वगैरह है, टैबलेट वगैरह है, तो ये क्या है? ये आपकी एसेट प्रॉपर्टी है ना, ये नहीं है। कहीं पे भी अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में वो चीज है जिसकी वजह से आप वो लेक्चर देख पा रहे हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है। वो मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। आपके घर में बेटा फ्रिज होगा, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। आपका घर होगा खुद का, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। आपके पास कोई जमीन होगी, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। आपकी गुल्लक में पैसे पड़े होंगे, वो भी प्रॉपर्टी है। बैंक में बैलेंस पड़ा होगा, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। कितनी सारी तो प्रॉपर्टीज है आपकी। ये सब मैंने जितने भी नाम बताए, ये सब आपकी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। वैसे ही बिजनेस के अंदर भी हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको हम लोग बिजनेस लैंग्वेज में एसेट्स का नाम देते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स का नाम देते हैं। एसेट्स, देखिए, एन एसेट इज एन रिसोर्स दैट जनरेट कैश फ्लोज। एसेट वो रिसोर्स है जो कैश फ्लो जनरेट करता है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट। एसेट्स इंक्लूड फर्नीचर, मशीनरी, अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें आपकी एसेट्स कहलाती हैं। अब आप बोलोगे सर ये बैलेंस शीट नहीं समझ में आई मेरे को, क्या हो गया? मैंने एक वर्ड यूज कर लिया, फिर से मैं बोल रहा हूँ। आज इन्हीं वर्ड्स को तो सीखने वाले हैं, करके वर्ड्स ही तो सीख रहे हैं अभी हम लोग। तो एसेट्स आप आम भाषा में बोल सकते हो। बिजनेस के अंदर फर्नीचर है, मशीनरी है, कोई पैसा मिलना है किसी से, कुछ पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पे करके रखा है, एफडी वगैरह करवा के रखी, फिक्स डिपॉजिट आपने कहीं पे करके रखा है, तो वो सब आपकी क्या है? बिजनेस के एसेट्स है। मैं आपको इनको थोड़ा और डिटेल बताऊंगा। जहां देखिए लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, सब आपकी फिक्स एसेट्स है। अब आप बोलो सर फिक्स एसेट फिर एक डायमंड लिया है। एक मिनट रुको। या देखिए, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स बता रहा हूँ। देखिए एसेट्स को मैं फिर से टाइप में तोड़ रहा हूँ। जैसे आपकी लायबिलिटीज थी, करंट एसेट्स थी, नॉन करंट एसेट्स थी। छोटे समय के लिए एसेट्स, लंबे समय के लिए एसेट। फिर से वही डेफिनेशन है। जिन एसेट्स का इस्तेमाल आप विद इन 1 ईयर कर लोगे, जिन एसेट्स का इस्तेमाल 1 साल के अंदर किया जा सकता है, उन एसेट्स को हम लोग शॉर्ट टर्म एसेट्स बोलते हैं, जिनको यूज कर लेंगे 1 साल के अंदर। और जिन एसेट्स को, प्रॉपर्टीज को, वो प्रॉपर्टी जो हम कई साल तक यूज करेंगे, अरे ज्यादा बड़ा हो गया, कई साल मतलब बिल्डिंग क्या डेली बनाते हो? 1 साल में एक बिल्डिंग खत्म हो जाती है? कई साल तक चलती है ना बेटा, कितनी चलती है? वैसे मशीन एक बार लेते हो क्या 2 दिन में खत्म हो जाती है? 1 साल में खत्म नहीं होती ना बेटा, कई सालों तक यूज करते हैं बिल्डिंग को, मशीनरी को, फैक्ट्रीज को। तो वो सब हमारे जो एसेट्स लंबे समय तक यूज होती हैं, उनको हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर रफा दफा हो जाते हैं, उनको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी से पैसे मिलने हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपसे उधार ले गया था, अब वो पैसे देगा ना तो 1 साल के अंदर अंदर दे देगा, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म एसेट है। जब मिला नहीं है, जब तक मिल जाएगा उसके बाद तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो अभी नहीं मिला, अभी मिलना बाकी है पैसा, तो आपका पैसा मिलेगा, तो वो आपकी भी एसेट है। तो यहाँ पे करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स मैंने दोनों बता दिया। मैं यहाँ पे करंट एसेट्स को ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ, मैं आपको नॉन करंट एसेट्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल दे देता हूँ। ये भी 2 तरह की होती है, एक होती है फिक्स एसेट्स, एक होती है इन्वेस्टमेंट एंड अदर। यहाँ पे मैं इस चीज को भी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फिक्स एसेट्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे हिसाब से इतनी ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है हमें 11th क्लास में। जितना हमें अभी रेलिवेंट है हम उतना बता रहे हैं आपको। तो फिक्स एसेट्स यही होती है आपकी जिनको हम लोग काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम लोग काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, वो सभी एसेट्स आपकी फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे फिक्स एसेट्स में आपके 2 तरह की एसेट्स हैं। एक है प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रॉपर्टी एंड प्लांट, एक है इंटेंजिबल एसेट। यहाँ पे फिक्स एसेट्स आपकी मान लीजिए हो गई बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब आपकी फिक्स एसेट्स हो गई। दूसरी तरफ होगी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। अब आप बोलोगे सर इंटेंजिबल एसेट्स का नाम बताओ। इंटेंजिबल एसेट्स बेटा वो एसेट्स होती हैं जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है। सब बेवकूफी बातें मत करो, क्या बात कर रहे हो? ऐसी भी कोई एसेट्स होती है कि जिनको ना छू सकते ना देख सकते, तब भी आपकी प्रॉपर्टी है? जी बिल्कुल बेटा, ऐसी ही एसेट्स होती है कुछ, जिनको हम लोग इंटेंजिबल एसेट का नाम देते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, कैसी बात करो, एग्जाम्पल दूंगा नहीं। और क्या, आपने कभी एप्पल का लोगो देखा ना? मेरे से बनाते नहीं, बनेगा जहाँ पे बन जाए तो अच्छी बात है। आप बोलोगे एप्पल की जगह सर आप क्या बना रहे हो? ये जैसा भी है बन गया थोड़ा बहुत, ये क्या है? एप्पल का लोगो है। क्या आप इसको यूज कर सकते हो? लेकिन जो कंपनी इसको यूज कर रही है वो करोड़ों कमा रही है सिर्फ इसी कटे हुए सेब की वजह से। ये कटा हुआ सेब उनका लिए क्या है? प्रॉपर्टी है जो उनको कमा के दे रहा है। जिस चीज पर ये चिपक जाता है ये कटा हुआ सेब, उस चीज की कीमत अपने आप दुगनी हो जाती है। वही चीज जो नॉर्मली 10,000 की होगी, जिस उस चीज के ऊपर कटा हुआ सेब का लोगो चिपक जाए वो 20,000 की हो जाएगी। तो क्या है? सिर्फ ये लोगों की वजह से सिर्फ पैसा कमा रहे हो। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ना इसको देख पाते ना छू पाते, मतलब ऐसी तो छू नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, उसका बस वो फीलिंग है। वो तो जहां पे वो पिक्चर दिख जाती है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। तो वो लोगो जो आपके होते हैं, जिसको हम लोग ब्रांड मार्क कहते हैं, ट्रेड मार्क्स कहते हैं, कुछ आपकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर,
आप रेपुटेशन की वजह से पैसा कमाते हो कि नहीं कमाते हो, तो वो भी आपकी एसेट है। आप रेपुटेशन किसी बिजनेसमैन की बहुत तेज बन जाती है, उसका नाम से ही काम होने लगता है, उनकी रेपुटेशन की वजह से वो लोग बिजनेस करने लगते हैं, तो ये आपकी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो इनको में पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, इन सब चीजों को हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स का नाम देते हैं। तो आपको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा था, एसेट्स को ज्यादा अंदर नहीं घुस रहे थे, हम मीनिंग में ऊपर ऊपर ही देख रहे थे कि एसेट्स वो चीजें जो बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टीज होती है, दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। कैश आपके पास बिजनेस में है, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है आपके, ये सब आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स है। वही किसी से पैसा मिलना बाकी है, वो भी आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स है। और जहां पे अगर कोई लंबे समय की एसेट्स की बात करें, जिनको हम लोग लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सब आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स है। इसके अंदर भी आपकी दो तरह की एसेट्स आती है, एक है आपका फिक्स एसेट्स और एक आती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। मैं सीधे बताऊं तो फिक्स एसेट्स जिनको आप लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, और जो परमानेंट स्ट्रक्चर की होती है, थोड़ी लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करते हैं, जिनको छुआ देखा जा सकता है। और एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिनको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बस इनका इस्तेमाल हम लोग लंबे समय तक करते हैं और ये हमें कमाई में मदद करती है। तो इन सबको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स का नाम देते हैं। इसमें आप एग्जांपल जोड़ सकते हो, आपके सॉफ्टवेयर, आपने खुद कोई सॉफ्टवेयर बनाया और वो आपको पैसा कमा के दे रहा है, तो वो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट। जब आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है किसी से, तो वो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट है। ना उसको छू पाओगे ना देख पाओगे, टैली आता है अकाउंटिंग करने के लिए, उसको खरीदना पड़ता है, तो वो भी आपकी एसेट है। वैसे आपने कोई एडिटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, वो भी आपकी एसेट है। तो ये सब चीजें सॉफ्टवेयर आपके एसेट्स कहलाते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे दो चीजें हैं, रिसिप्ट्स, एक मैंने ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल एंड दूसरा लिखा है रेवेन्यू। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो रिसिप्ट्स होती हैं वो दो तरह की होती है, एक तो रिसिप्ट होती है और रिसिप्ट के भी दो तरह की होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट। बोला सर पहली बार तो सुन रहे, फिर से बताओ रिसिप्ट का मतलब। बिल्कुल बता रहा हूँ, एक मिनट को। बिजनेस के अंदर कहीं से भी इनकम आती है, बिजनेस के अंदर कहीं से भी पैसे का इनफ्लो होता है ना, उसको हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं आम भाषा में। बिजनेस के अंदर कहीं से कोई भी पैसा आ रहा है, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, रिसिप्ट का नाम देते हैं। और रिसिप्ट आपकी बेटा दो तरह की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। दो तरह से पैसा आता है आपके पास। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जहां पे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। आपने सोचिए, आप सोचिए कि आप कितने तरीके से कमाई कर सकते हैं। आप दो तरीके से इनकम कमा सकते हैं। एक तो आप काम करो, मेहनत करो, बिजनेस करो, जितने मर्जी काम करो, इन सब तरीकों से पैसा आ सकता है। मेहनत करके, ईमानदारी का पैसा, खून पसीने की कमाई, ये सब मेहनत करके भी आप पैसा कमा सकते हो। आप डेली जाओ अपनी सर्विसेज किसी को, तो अपने बिजनेस करो, वहां से पैसा कमाओगे, रेगुलर बेसिस पे पैसा कमाओगे, वो भी आपकी एक इनकम होगी। इंसान एक ऐसा पैसा कमाता है। दूसरा एक और तरीके से पैसा आता है, उसके पास इनकम आती है पैसे की। घर की प्रॉपर्टीज बेच दो, घर में सोना पड़ा है बेच दो, बिल्डिंग पड़ी है बेच दो, दुकान पड़ी है बेच दो, घर पे फर्नीचर पड़ा है वो भी बेच दो, पैसा तो वहां से भी आएगा। अब आपको समझ में आ रहा है, या तो हम लोग रेगुलर बेसिस पर डेली मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं, या घर में जो प्रॉपर्टीज है, घर में जो जायदाद है, उसको बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं, वहां से भी पैसा आ सकता है। पैसा आने की बात कर रहा हूं मैं, तो रिसिप्ट की बात करूंगा कि पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर। बिजनेस का पैसा आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। तो दोनों तरीके से आता है, जहां तो हम अपनी सर्विसेज देके पैसा कमा सकते हैं, पैसा आ सकता है हमारे पास, जहां तो हम अपनी बिजनेस की प्रॉपर्टीज बेच के पैसा ला सकते हैं। वैसे ही एक और तरीका पैसा लाने का, उसमें कर्जा लेके भी तो आ सकता है। कैश आने की बात है, कर्जा ले आओ, पैसा तो वो भी आया। तो यहाँ पे मैं दोनों तरह के पैसे की बात कर रहा हूँ, एक कैपिटल की भी बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की। तो पहले बात करता हूँ यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो बार बार नहीं होती है, इनको नॉन रिकरिंग नेचर का बोला जाता है। कोई भी चीज जो रिकरिंग नेचर की होती है, इसका मतलब ये होता है वो चीज बार बार होगी। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब जो वो चीज बार बार नहीं होती है, कभी एक आध बार हो जाए तो हो जाए, लेकिन डेली बेसिस पे वो आप काम नहीं कर सकते, डेली बेसिस पे नहीं होगी। हाँ, साल में एक दो बार हो सकती है, हो सकता है 2-3 साल में एक बार हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, रोज रोज ऐसा काम नहीं होता है। तो नॉन रिकरिंग नेचर की जो भी रिसिप्ट होती है, उनको हम लोग कौन से रिसिप्ट बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। जो बार बार नहीं होती है, बार बार क्या नहीं होता है, डेली थोड़ी अपनी बिल्डिंग बेचोगे, डेली थोड़ी अपना फर्नीचर बेचोगे, डेली थोड़ी अपना प्लांट बेचोगे। कभी कभी कुछ हो जाएगा, मतलब खराब होगी, कोई मशीन आपने देखा स्क्रैप बचा हुआ तो बेच दो, कुछ ना कुछ तो पैसा आ ही जाएगा, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। तो बिजनेस के अंदर जहां तो आप बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा लाओ, बिजनेस के अंदर अगर जहां तो आप कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा लाओ, जहां फिर कोई कर्जा लेकर पैसा लाओ जिसको चुकाना पड़े बाद में, जिससे जहां तो कोई हमारी प्रॉपर्टी कम हो जाए, अभी मैंने डिस्कस किया एसेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। बिजनेस के अंदर जहां तो कोई एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, एसेट्स बेचकर पैसा ले आओ, या फिर कोई कर्जा लेकर बिजनेस में पैसा ले जाओ, कहीं से उधारी लेकर बिजनेस में पैसा ले आओ, तो दोनों में एक रिजल्ट निकलेगा, जहां तो कैपिटल, जहां तो एसेट्स कम होगी, जहां लायबिलिटीज बढ़ेगी। अभी लायबिलिटीज मैंने बताया नहीं है, तो हाँ बता दिए मैंने आपको, एसेट्स जहां तो कम होंगी, जहां लायबिलिटीज बढ़ेगी,
या तो कहीं से आपकी प्रॉपर्टीज कम होंगी या आपका कर्जा बढ़ेगा। इन तरीके से आप पैसा कमाओगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, ऐसी रिसिप्ट जो नॉन रिकरिंग नेचर होगी जिसमें कैश का फ्लो होगा, जिसमें पैसा आएगा हमारे बिजनेस में, जिससे रिजल्ट ये निकलेगा जहां तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, कोई कर्जा पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, जहां हमारी कोई एसेट कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि हमारी कैपिटल जो वैल्यू होगी, हमारी जो एसेट्स होगी, प्रॉपर्टीज होगी, उनकी वैल्यू हमारे पास कम हो जाएगी। ये होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। जैसे देखिए आपने अपनी कार बेच दी किसी को, तो वो होगी आपकी क्या, कैपिटल रिसिप्ट। अब आता है दूसरी तरफ हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट पे। अब हम लोग देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट कौन से होते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होते हैं जिनको हम लोग डेली टू डेली बेसिस पे कमाते हैं, रिकरिंग नेचर की होती है। डेली हम सामान बेचेंगे, डेली पैसा आएगा, डेली हम सैलरी का जॉब पे जाएंगे, डेली सैलरी आए, मंथली बेसिस पे सैलरी आएगी। रिकरिंग नेचर का काम है, डेली बेसिस पे जो भी काम करते हो, इससे ना तो आपकी कोई प्रॉपर्टी कम होती है, ना ही इससे आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ती है, ना ही आपका कोई जायदाद कम होगी, ना ही आपकी कोई कर्जा बढ़ेगा, तब भी पैसा आएगा। कितना अच्छा पैसा है सोचो, ना तो हमें घर का कोई जायदाद बेचना पड़ा, घर का कोई जायदाद का हिस्सा बेचना पड़ा, ना कहीं से कर्जा लेना पड़ा। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट आर द मनी रिसीव्ड बाय बिजनेस एज अ रिजल्ट इट्स नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। इन दिस वे रेवेन्यू रिसिप्ट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। इससे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है। ये देखिए एक तरफ मैंने गुड्स दिए और दूसरी तरफ मेरे पास पैसा आ गया। यहाँ पे मैंने गुड्स दिए सामने वाले व्यक्ति को और सामने वाले व्यक्ति से मेरे पास रुपया आ गया, तो ये मेरी हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो दो तरह की रिसिप्ट्स होगी हमारे पास, एक होगी कैपिटल रिसिप्ट्स और दूसरी होगी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, काफी लंबा लेक्चर होते जा रहा है। अब जैसे हमारे पास रिसिप्ट्स थी वैसे ही एक्सपेंडिचर भी है बेटा। जैसे खर्चे, जैसे इनकम थी, पैसा दो तरीके से आया, यहाँ तो प्रॉपर्टी बेच के आया, डेली काम करके आया, वैसे खर्चे भी दो तरह के, कैपिटल खर्चे और रेवेन्यू खर्चे और एक और डेफर्ड खर्चा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तीन तरह के खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड एक्सपेंडिचर है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वो खर्चे मैं पहले कौन से बता रहा हूँ आपको, कैपिटल खर्चे। जैसे मैंने कैपिटल रिसिप्ट पहले बताई थी, वैसे मैं कैपिटल खर्चे बताता हूँ। ये ऐसे खर्चे होते हैं, ऐसे वाले। अब बोलो सर जेसीबी वाले, अरे बेटा मशीन वाले, ऐसे खर्चे जो साल में बार बार नहीं होते हैं, जो एक आध बार कोई खर्चा हो गया तो हो गया, बार बार ऐसा खर्चा नहीं होता है। अब बिजनेस के लिए बिल्डिंग लेनी है तुम लोगों को, तो क्या डेली लेते फिरोगे? एक बार ले लोगे तो काम चलने लगेगा कि नहीं चलने लगेगा? फैक्ट्री ले लोगे एक बार तो फैक्ट्री चलने लगेगी कि नहीं चलने लगेगी? मशीन ले लोगे एक बार तो मशीन चलने लगेगी, या डेली मशीन लेते फिरोगे? तो कोई भी ऐसा बिजनेस में, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर जो खरीदी जाती है, जो एक बार खरीदी जाती है, बार बार नहीं खरीदी। हाँ हो सकता है 2-3 साल में खराब हो जाए तो फिर से लेनी पड़े, जब अपग्रेड करना बिजनेस तो फिर से लेनी पड़े, लेकिन वो रिकरिंग नेचर की नहीं है, वो कैपिटल नेचर की चीज है, वो बार बार नहीं हो रही है। आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी चीज कैपिटल नेचर की होती है वो बार बार नहीं होती है, कोई भी चीज रेवेन्यू नेचर की होती है वो बार बार होती है। तो जैसे चाहे वो इनकम हो चाहे वो खर्चा हो, कैपिटल नेचर का है तो वो बार बार नहीं होगा, वो एक आध बार ही होगा, वो नॉन रिकरिंग नेचर का है। वैसी इनकम है वो भी कैपिटल, वैसी खर्चा है, वैसी इनकम है कैपिटल नेचर की, वो भी बार बार नहीं होगी, वो भी कभी कभी होगी। एसेट एक दिन ही बेचोगे, प्रॉपर्टी एक दिन ही बेचोगे, वैसी प्रॉपर्टी एक ही दिन खरीदोगे। तो यहाँ पे कैपिटल एसेट्स वो एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बिजनेस में बार बार नहीं होते हैं, जो बिजनेस में नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली और कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ली, वो सब आपके क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप पूछोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेली टू डेली बेसिस पे बिजनेस के यार कितने खर्चे होते हैं, घर में आपके कितने खर्चे हैं यार, डेली बिस्किट चाहिए, चिप्स चाहिए, नमकीन चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, दुनिया भर के कितने खर्चे चाहिए। उसके अलावा इंटरनेट चाहिए, टीवी का कनेक्शन चाहिए, ये सब आपके डेली रेवेन्यू नेचर के तो खर्चे, डेली बेसिस के तो खर्चे हैं। तो ये सब आपके बिजनेस के अंदर भी होते हैं। बिजनेस के अंदर हमें रेंट देना है, टेलीफोन का बिल देना है, लोगों को सैलरी देनी है, स्टेशनरी खरीदनी है, हमें कहीं पे जाना आना है, कन्वेंस का खर्चा देना है, ट्रैवलिंग का खर्चा देना है, ये सब बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पर होते हैं और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप्स जहां पे भी आपको क्लियर हो गया होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब तीसरा था डेफर्ड एक्सपेंडिचर। मैंने बोला तीन तरह के एक्सपेंडिचर, तीन तरह के थे, रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो होते एक बार है लेकिन उनका फायदा हमें जिंदगी भर मिलता है। जैसे सैलरी आपने एक बार दे दी 1 महीने की, उसका फायदा आपने 1 महीने में ले लिया। आपने मशीन ले ली, उसका फायदा आप कई साल तक लेने वाले हो। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, उनको तो हमने कैपिटल बोलते, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो होते एक बार है, कई बार है, नहीं होते एक बार है लेकिन मानते हम उनको रेवेन्यू। खर्चा हो रहा है कैपिटल के तरीके से, लेकिन हम उनको मानेंगे कैसा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बोले सब पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ। मैं कह रहा हूं खर्चा होगा एक बार, तो कैपिटल भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है, लेकिन हम कैपिटल को कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस मानते हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते एक बार हैं, इनको कैपिटल ना मानते हो लेकिन हम इनको रेवेन्यू मानते हैं, इसलिए इनको नाम ही अलग कर दिया डेफर्ड। बोले अब फिर से समझाओ एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे पढ़ने वाले में। हाँ
ये जानते हो सब लोग, इस चेहरे को कौन नहीं जानता होगा, ये अस्कार जी, अपने किंग खान शाहरुख खान जी। ये किसकी ऐड कर रहे हैं आप लोग देख पा रहे हो ना सब लोग, बेटा देखो सब लोगों को दिख रहा होगा पीछे, ये लोग ये सर अपने नैरोलैक की ऐड कर रहे हैं। नैरोलैक करते हैं ना, पेंट का ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम शाहरुख खान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, हम यहाँ पे नैरोलैक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। मान लीजिए नैरोलैक कंपनी ने इनको हायर किया है और नैरोलैक कंपनी ने इनको 5 करोड़ रुपीस पे किया, मेरे को नहीं पता कितने पे की है, ये 5 करोड़ रुपीस पे की है कि आप हमारा एक एड बना दो, एक एडवर्टाइजमेंट बना दो। और उन्होंने एक वीडियो शूट करवा दी शाहरुख खान को यूज करके, और 5 करोड़ रुपए शाहरुख खान उस चीज का लेके चला गया। अब इस 5 करोड़ का खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो मान सकते थे, एक बार तो खर्चा हुआ, लेकिन इससे फायदा कब तक मिलने वाला है, बहुत सालों तक इसका फायदा मिलने वाला है। तो मान लीजिए इस एड का इस्तेमाल हम लोग 5 साल तक करने वाले हैं, तो हम इस खर्चे को एक साथ ना 5 करोड़ दिखाते हुए हर साल में 1-1 करोड़ का खर्चा दिखाएंगे। बिजनेस में खर्चा तो हुआ ना 5 करोड़ का, तो इस खर्चे को 5 करोड़ को एक साथ ना दिखाते हुए 1-1 करोड़ करके 5 साल तक इसको दिखाते रहेंगे। तो ये हमारा कौन सा खर्चा हो गया, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मतलब कि इसको हम कई सालों तक शिफ्ट करते जाएंगे। होगा तो वो एक बार, लेकिन हम उसको बांट देंगे कई सालों के खर्चों में। जैसे बिल्डिंग एक दिन में थोड़ी बन जाएगी, काफी साल लगेंगे इसको बनने में, तो किस साल के खर्चे में डालोगे, तो ऐसे इसको भी बिल्डिंग बनने के खर्चे को भी हम इसको कई सालों तक शिफ्ट करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब आता है अकाउंट। आप पूछेंगे सर अकाउंट का मतलब क्या होता है, आप अकाउंटिंग का मतलब मैंने बताया था आपको, वहां पे अकाउंटिंग का भी मतलब बताया था, अकाउंटेंसी का भी मतलब बताया था, अकाउंट का मतलब भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इसलिए मैं बोला फर्स्ट लेक्चर देख लो। अब अकाउंट होता कैसे वो मैं बता रहा हूँ। अकाउंट सीधी बात है, जहां पे आप लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, वो आपका अकाउंट होता है। आपका बैंक में खाता होगा ना, वहां पे बिजनेस बैंक में जो भी आप लेन देन करते हो, जो भी पैसा जमा करते हो, जो भी पैसा निकालते हो, बैंक वाले आपको एक पासबुक देते हैं, उसी पासबुक में आपके सारे रिकॉर्ड लिख देते हैं। तो वो पासबुक आपका एक अकाउंट है जिसमें आपके सारे लेन देन लिखे हुए हैं। वैसे बिजनेस के अंदर भी हमें कई तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कई तरह के ऐसे खाते खोलने पड़ते हैं जिसमें उस चीज से रिलेटेड लेन देन हम लोग लिख लेते हैं। तो वही हमारा क्या बन जाता है, वही चीज हमारी अकाउंट बन जाती है। सर थोड़ी डिटेल में, बिल्कुल मैं बेटा डिटेल में बताऊं। एन अकाउंट इज एन रिकॉर्ड इन द लेजर, जनरल लेजर। अकाउंट इज एन रिकॉर्ड इन जनरल लेजर दैट इज यूज्ड टू सॉर्ट एंड स्टोर ट्रांजैक्शन। वो चीज, वो खाता, वो जगह, जब वो बुक जो यूज की जाएगी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पर्टिकुलर लेन देन को रिकॉर्ड। सबसे पहले ट्रांजैक्शन वर्ड यूज किया था ना, ट्रांजैक्शन का मतलब समझा था, तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जिस जगह को हम यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। ये कुछ इस तरह के होते हैं, टी शेप का टाइप रहता है। टी शेप देखिए, जहां मैं आपको टी शेप आपको दिखा दूं, एक यहां से ऐसा गई लाइन और ऐसी बीच में से लाइन खींची, एक ही अकाउंट है। मान लीजिए रेंट एक्सपेंस का अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, रेंट का खर्चे का अकाउंट है। यहाँ पे अमाउंट्स पेबल का अकाउंट है, ये कैश का अकाउंट है। तो ये सब में कैसा टी शेप का अकाउंट है, ये लाइन ऐसे खींची हुई है और जहाँ पे बीच में 2 कॉलम बना दिए। एक इस तरफ का हिस्सा हो गया डेबिट हिस्सा, इस तरफ का हिस्सा हो गया क्रेडिट हिस्सा। वैसे इस तरफ का हिस्सा डेबिट हिस्सा, इस तरफ का हिस्सा क्रेडिट हिस्सा। तो जो ट्रांजेक्शन जहां पे रिकॉर्ड करने की होगी वो ट्रांजेक्शन हम वहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे कुछ ट्रांजेक्शन जहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं डेबिट साइड, कुछ ट्रांजेक्शन जहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रेडिट साइड। आप बोलोगे सब डेबिट क्रेडिट का है, मैं आगे बताता हूँ आपको डेबिट क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे बस ये आप समझ लीजिए, वो एक ऐसी जगह जहां पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उन जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड को, उस ट्रांजेक्शन की जगह को रिकॉर्ड करने की जगह को हम लोग अकाउंट कहते हैं आम भाषा में। वहां पे हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसकी 2 साइड्स होती है, इसको टी फॉर्मेट का अकाउंट बोला जाता है। एक ऐसी लाइन खींचते हैं, बीच में लाइन खींचते हैं, एक तरफ का हिस्सा, दूसरी तरफ का हिस्सा। कुछ ट्रांजेक्शन इस तरफ रिकॉर्ड होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन इस तरफ रिकॉर्ड होंगे। इसी को हम लोग टी शेप अकाउंटिंग कहते हैं और इन्हीं को अकाउंट्स बोला जाता है। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज डेब्टर एंड व्हाट इज क्रेडिटर। ओह माय गॉड, कितने अच्छे लग रहे हैं। एक तरफ है डेब्टर से एक तरफ है क्रेडिटर। मैं आम भाषा में आपको मतलब समझाता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे हमें पैसे लेने होंगे। बोले सर हमें पैसे मिल रहे हैं, हमने कहा हाँ बेटा पैसा मिल रहा है। बोले कैसे मिल रहा है, हम किसी को सामान बेचेंगे तो वो कैसे बेचेंगे, या तो नगद बेचेंगे या उधार बेचेंगे। अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं बेटा, तो किसी को या तो नगद सामान बेचेंगे या किसी को उधार सामान बेचेंगे। अगर किसी को नगद सामान बेचा है, टेंशन ही खलास, सामान बेचा और पैसा आ गया, रफा दफा काम, हिसाब किताब पूरा खत्म, कोई टेंशन नहीं। लेकिन टेंशन वहां पे क्रिएट होती है जहां पे सामान बेचा लेकिन बंदा बोला मैं 4 दिन बाद पैसा दे दूंगा, 5 दिन बाद पैसा दे दूंगा, 1 महीने बाद पैसा दे दूंगा, 1 साल बाद पैसा दे दूंगा। अब वो बेटा पैसा कब आएगा, जब तक वो पैसा नहीं आया तब तक उस बंदे का हिसाब किताब हमें रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे हमें पैसे मिलने होंगे। बिजनेस में हम लोग मान लो बिजनेस है और हमें दूसरों से पैसे मिलने हैं, वो ट्रांजैक्शन, वो सभी लोग जिनसे पैसे मिलने हैं वो हमारे लिए डेब्टर्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बदले मैं फीस ले लूंगा आपसे,
आप सब मुझे फीस देंगे, इसलिए मैं लूंगा नहीं, वो बात अलग है। लेकिन मान लीजिए सबको 10-10 रुपए देने हैं आज के लेक्चर के बदले, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, मैं व्यक्ति अपनी सर्विस दे रहा हूं और आप लोग सब मेरे को पैसा दोगे 10-10 रुपए, तो जितने लोगों को पैसे देने पड़ेंगे 10-10 रुपए, वो सब मेरे लिए क्या है, डेप्टर्स है। वो सब लोग जो मेरे को पैसा देंगे वो सब लोग मेरे लिए डेप्टर्स है। मेरे लिए वो लोग डेप्टर्स है, बल्कि बिजनेस के लिए वो लोग सब लोग कौन है, डेप्टर्स है। वैसे ही मुझे बहुत सारे लोगों को पैसा देना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से मैंने उधारी लेके रखी होगी, बिजनेस ने भी तो बहुत ज्यादा लोगों से उधारी ली होगी। तो जितने लोगों से बिजनेस ने उधारी ली है उतने लोगों को बिजनेस को भी पैसा देना पड़ेगा। तो वो सभी लोग जिनको बिजनेस को पैसा देना है वो सभी लोग बिजनेस के कौन है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स, जिनसे पैसा मिलना है वो डेप्टर्स, जिनसे पैसा मिलना है वो डेप्टर्स है, जिनसे पैसा मिलना है वो डेप्टर्स है, और जिनको पैसा देना है वो क्रेडिटर्स है। जहां पे मैंने डेफिनेशन थोड़ी गलत लिख दी है, डेबिट और क्रेडिट की डेफिनेशन यहाँ पे आ गई है, तो कोई नहीं, हम लोग डेबिट और क्रेडिट में इसको देख लेंगे फिर से। तो जहां पे मैं आपको मतलब समझा चुका हूं, जिन लोगों से हमें पैसा मिलना है, जिन लोगों से पैसा हमें मिलना है वो लोग हमारे डेप्टर्स हैं, और जिन लोगों को हमें पैसा देना है वो लोग हमारे क्रेडिटर्स हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है अभी आपने नहीं दिया, आपको सैलरीज देनी है अभी आपने नहीं दी है, तो जितने लोगों को आपको ये सब चीजें देनी है वो सभी लोग आपके लिए क्रेडिटर्स हैं। वहीं पे आपको आपने सामान बेचा था, उस व्यक्ति ने अभी पैसा नहीं दिया, तो जिस व्यक्ति ने आपको पैसा नहीं दिया वो व्यक्ति आपके लिए डेप्टर है। आ गया समझ में? जिनसे पैसा मिलना होता है हमें वो लोग हमारे डेप्टर्स होते हैं, जिन लोगों को हमें पैसा देना होता है वो लोग क्रेडिटर होते हैं। कहानी यहीं पे समाप्त होती है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। बस वही बात होगी, जिनसे पैसा मिलना है वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे। बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के दौरान, बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान जितने भी लोग ऐसे निकल के आते हैं जिनसे हमें कहीं ना कहीं से पैसा मिलना होता है वो लोग हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, और जिनसे हमें पैसा देना होता है वो हम ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है, ये हमारी फैक्ट्री है। फैक्ट्री में हम लोगों ने क्या लाए, बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज लाए, बाहर से हम गुड्स एंड सर्विसेज लेकर आए। मान लीजिए हम रॉ मटेरियल लेके आए, यहां से हमने क्या लिया, रॉ मटेरियल लिया, और रॉ मटेरियल लिया और रॉ मटेरियल के बदले हमने इसमें प्रोसेस किया और इससे फिनिश गुड्स बना दिए, और मार्केट में जाके वो क्या कर दिए, सेल कर दिए। फिनिश गुड्स बनाए और मार्केट में जाके सेल कर दिए, और जैसे वो मार्केट में सेल किया उसके बदले हमारे पास क्या आई, मनी आई। उसके बदले हमारे पास क्या आई, मनी आई, और वही मनी को हमने फिर पेमेंट के लिए दे दिया, किसको, इन लोगों को। तो यहाँ पे पैसा इन लोगों से हमारे पास आना है, जिनको हमने सामान बेचा है इन लोगों से पैसा हमारे पास आना है, तो इनको बोलते हैं हम लोग अकाउंट रिसीवेबल्स, जिनको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स का नाम देते हैं। जिनसे हमें पैसा आना है, इन लोगों से हमारे पास पैसा आना है, तो इन लोगों को हम बोल रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। और यहाँ पे जब पैसा आ गया तो इन लोगों को भी पैसा देना भी तो है, जिन लोगों से हमने सामान खरीदा था। तो जिन लोगों को हमें अभी सामान की पेमेंट करनी है उन लोगों को हम बोलते हैं अकाउंट्स पेबल। जिन लोगों से पैसा मिलना है वो अकाउंट रिसीवेबल, जिन लोगों को पेमेंट करना है वो अकाउंट्स पेबल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया। उसके बाद आता है बैड डेब्ट्स। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बिजनेस में जिन लोगों को आपको पैसा देना होगा, हमें नहीं देना होगा, वो लोग हमें देंगे पैसा। जिनको हम डेब्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे बैड डेब्ट्स लिखा वैसे भी डेब्टर्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे डेब्टर्स होंगे जिनसे हमें पैसा मिलना होगा, हमारे पास पैसा आने की उम्मीद है। वो व्यक्ति ने मेरे से 10,000 रुपए का सामान उधार खरीदा था, अब वो कभी ना कभी मेरे को पैसा देगा, मेरे को पूरी उम्मीद है, लेकिन मेरे दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे। बोले सर ये क्यों बह जाएंगे? मेरे दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे जब उस इंसान की हालत ऐसी हो जाएगी। हाँ बोलोगे ये क्या है? मान लीजिए इस व्यक्ति ने मेरे से 10,000 रुपए का उधार सामान खरीद लिया, हालत उसकी ऐसी है, रोड पे बैठ गया बेचारा, कंगाल हो चुका है, अब उसके पास पैसा देने की औकात ही नहीं बची, वो इस लायक ही नहीं बचा कि वो आपके पैसा दे पाए। तो उन पैसों को हम लोग अपने बुक्स में से हटा देते हैं, उन रिकॉर्ड्स को हम बुक में से हटा देते हैं। मान लेते हैं कि वो पैसा नहीं मिलेगा, तो जिन पैसों को हम मिलना होता है, जो पैसे हमें मिलने होते हैं, वो अमाउंट जो हमें अभी मिलना होता है, उस अमाउंट को हम लोग एज ए डेप्टर्स लिखते हैं, और वो डेप्टर्स जो पैसा देने के लायक नहीं बचते हैं उन लोगों को हम, उन डेप्टर्स को हम अपने बुक से राइट ऑफ कर देते, काट देते हैं, उसी को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। वो पैसा जो अब हमें बिजनेस में नहीं मिल सकता, वो व्यक्ति जिसको पैसा देना था वो व्यक्ति कंगाल हो चुका है, तो उस व्यक्ति के जो पैसे होंगे उसको हम लोग अपने अकाउंट में बोलेंगे बैड डेब्ट्स हो गए। वो पैसा हमारा, जिसको आप भाषा बोलते हैं, पच गया, सामने वाले हमारे पैसे बचा लिए, सामने वाला हमारे पैसे मार के चला गया, उसने हमें पैसे नहीं दिए, तो वो पैसे जो बच जाते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीचर के पास कोचिंग्स पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं, फीस देने की बारी 9 से 11 हो जाता है, तो अकाउंट में अगर हमें लिखना पड़ेगा उन बच्चों की फीस को, उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स। वो लोग कौन होते हैं? बैड डेब्ट्स। जो लोग हमारे पैसे नहीं देते हैं, जो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, उन लोगों को हम लोग अपने अकाउंट्स में एज ए बैड डेब्ट शो करते हैं। तो बैड डेब्ट होल्ड द अमाउंट दैट हैज बीन रिटन ऑफ बाय द कंपनी ड्यू टू कस्टमर्स unable to pay who what is owed।
जो उन लोगों ने हमसे सामान खरीदा था, जहां उन्होंने जो कस्टमर्स ने हमसे सामान खरीदा था और उन्होंने अभी हमें पेमेंट नहीं किया और वो देने के लायक नहीं बचे, तो उन कस्टमर्स का पेमेंट हम लोग एज ए बैड डेट की तरह मानेंगे। अब आता है अगला बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही ज्यादा। बैलेंस शीट से पहले एक शीट देखो। अरे सर ये तो अपनी मार्कशीट है, अभी तो 10th में पास हो गया है, यही तो मिलेगी मार्कशीट, यही तो है आपकी 10th की मार्कशीट। बेटा बिल्कुल मैं इसी मार्कशीट की बात कर रहा हूं, बस इसका नाम हटा दो, जिस व्यक्ति का जो दिख रहा है जहां पे, उसको हटा दो। किसी की भी हो, मैंने नेट से डाउनलोड की है, जो भी हो, ये मैंने नेट से डाउनलोड 10th क्लास की मार्कशीट है, अच्छा किसी भी स्कूल की हो। अच्छा तो यहाँ पे ये है आपकी मार्कशीट किसी भी व्यक्ति की। तो इससे क्या पता चल रहा है उस व्यक्ति ने कैसी परफॉर्मेंस की। देखो इंग्लिश में उसके मार्क्स कैसे आए, हिंदी में मार्क्स कैसे आए, मैथ्स में मार्क्स कैसे आए, साइंस में मार्क्स कैसे आए और सोशल साइंस में मार्क्स कैसे आए, उसको ग्रेड्स के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे उस व्यक्ति ने साल भर कैसी मेहनत की, उसका लेखा जोखा इतने से कागज के टुकड़े में पता चल गया। सिर्फ इतने से कागज के टुकड़े में उसने पूरे साल में कैसी मेहनत की है, वो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये कहलाती है आपकी मार्कशीट। वैसी कहलाती है बिजनेस की बैलेंस शीट। ये कुछ इस तरह की होती है, बिल्कुल सेम ही है। जहां पे उसके मार्क्स दिख रहे हैं, जहां पे बिजनेस की परफॉर्मेंस दिख रही है, वहां पे भी उसकी परफॉर्मेंस दिख रही है, उस जगह पे भी उसकी परफॉर्मेंस दिख रही है, इस जगह पे भी उसकी परफॉर्मेंस दिख रही है। उसने स्टूडेंट ने पढ़ाई के अंदर कितनी मेहनत की वो उसकी मार्कशीट में दिख रहा है, ऑनर ने, बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर क्या मेहनत की वो उसकी बैलेंस शीट में दिख रहा है। अब आपको साथ में समझ आ गया होगा कि बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। आज की कंडीशन कैसी है बिजनेस की, बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे देखिए एसेट्स दिखाई जा रही है, मैंने आपको अभी पढ़ा दी है सारी टर्म्स, इसलिए मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ। मैंने आपको एसेट्स बता दी, जितनी भी तरह करंट की, नॉन करंट की, लंबी एसेट्स, कितनी एसेट्स हमारे पास, कितनी लायबिलिटीज है, मतलब कितने कर्जे हमारे पास। एसेट्स और लायबिलिटीज शो करके हम लोग देख पाते हैं हमारे बिजनेस की कंडीशन किस हालत में है। जैसे मार्कशीट को देखकर स्टूडेंट की हालत पता चल जाती है, वैसे बैलेंस शीट को देखकर बिजनेस की हालत पता चल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेप्रिसिएशन। एक और कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन। देखिए आपको कई बार यूज करना पड़ेगा, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है बेटा, डेप्रिसिएशन के ऊपर आगे हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, हमारी कोई भी चीज, जो भी हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हम खरीदते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा उतनी नहीं रहती है, उनकी वैल्यू हमेशा कम होती रहती है। मैं आपको एग्जांपल ले सकता हूँ, आपके पास मशीन कह रहा हूँ, आपके पास बाइक या स्कूटी सबके पास होगी, मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे होंगे लेक्चर, उनके पास सबके पास बाइक या स्कूटी तो होगी। आपने वो बाइक या स्कूटी जो भी है, एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने आपने 80,000 रुपए की खरीदी थी, आपने वो बाइक या स्कूटी आपने कितने की खरीदी थी, मान लीजिए 80,000 रुपीज की खरीदी थी, तो क्या जिंदगी भर उसकी कीमत 80,000 ही रहेगी? क्वेश्चन आपसे सवाल जनता पूछना चाहती है, जनता जवाब चाहती है, क्या जो आपने 80,000 रुपए की कीमत की, जो आपने बाइक या स्कूटी खरीदी थी, क्या जिंदगी भर उसकी कीमत 80,000 ही रहेगी? जनता जवाब चाहती है। जनता को जवाब मिला नहीं, वो वैल्यू कम होती जाएगी। वो वैल्यू जो मशीन की थी, जो किसी प्रॉपर्टी की थी, वो वैल्यू लगातार हर दिन, हर महीने, हर साल कम होती जाती है। अब वो कम क्यों होती है? जहां तो हम उस मशीन का यूज कर लेते हैं, या हम उसको तोड़ फोड़ देते हैं, या टाइम निकल जाता है, इतना टाइम पास हो जाता है, या टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, जिस वजह से वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए हर साल जो वैल्यू कम हो रही है वो हो रही है 3,125 रुपए। कैलकुलेट किया जाता है, ये अकाउंटिंग के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि हर साल हमारी मशीन की वैल्यू कितनी कम हो रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए हर साल 3,125 रुपए कम हो रही है, तो ये मशीन की वैल्यू जो थी 25,000 रुपए, वो कम होते होते पहले साल में इतनी रह जाएगी, फिर इतनी रह जाएगी, फिर इतनी रह जाएगी, 9 साल बाद मशीन की वैल्यू इतनी बचेगी, बिल्कुल जीरो। तो यहाँ पे यही ग्राफ्स के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी हमारे पास एसेट्स होती है उनकी वैल्यू लगातार कंटिन्यूसली कम होती रहती है, और उसी वैल्यू को कम होने को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब आता है आगे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो अपने कर्जे चुकाने के लायक नहीं बचता है, जो किसी जगह पे मुंह दिखाने लायक नहीं बचता है, उस व्यक्ति को हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। हाँ सर कैसी बात कर रहे हो, सुनो मजाक था। वो व्यक्ति जिसने कर्जे लेके रखे हैं और अब उसकी हालत ऐसी है जो किसी भी कर्जे को चुकाने के लायक नहीं बचा है, उस व्यक्ति को हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। कुछ इस तरह की हालत हो गई। मान लीजिए मैं ऐसा कर लेता हूं कि बैंक वालों से 10 लाख रुपए ले लेता हूँ, दोस्तों से 5-6 लाख रुपए ले लेता हूँ, और इन सब पैसों को लेके जाता हूँ पब बढ़िया जुआ खेल के आता हूँ, और मान लीजिए वो पैसा मेरा सारा का सारा हार गया। अब मेरे घर पे देखा गया, सारी चीजें मिलाई मेरे घर की जितनी भी है, उन सबकी कीमत निकलती है 5 लाख रुपए। लोन में 15 लाख का ले चुका हूँ कर्जा, घर में सारी प्रॉपर्टी 5 लाख की, 10 लाख रुपए अभी भी देना बाकी है। तो अब लीगली गवर्नमेंट मेरे को क्या कर देगी? इंसॉल्वेंट घोषित कर देगी। बेटा आप ठन ठन गोपाल हैं,
आप आज से लीगली इंसॉल्वेंट हैं, आगे से आप ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जेल अलग आपको जाना पड़ेगा, ये बात अलग है। तो वो व्यक्ति जो अपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए लाइबल नहीं बचता है, कैपेबल नहीं बचता है, उसके बाद इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अपने आगे जाके अपने बिजनेस के कर्जों को पूरा कर पाए या बिजनेस के कर्जों को चुका पाए, उस व्यक्ति को हम लोग इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं। और सॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो अपने खर्चों को चुका सकता है, जो अपने कर्जों को चुकाने की क्षमता रखता है, जो अपनी लाइबिलिटीज को पे करने की क्षमता रखता है, उन व्यक्तियों को हम लोग बोलते हैं, उन व्यक्तियों को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, Let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ पे ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल। Let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा। कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या तेरा भाई तेरा दोस्त इससे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it,